चलिए तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर एक बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। भाई हम लोग वर्ब चैप्टर कर रहे थे और इसमें मैं आपको 3 क्लासेस अब तक करा चुका हूं, जिनके अंदर मैंने बढ़िया तरीके से आपको वर्ब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, सारी बातें हमने की। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए फाइनाइट वर्ब को तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट बताया था, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताया था। अब हम लोग मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बेसिक तो हमने कल की क्लास में ही देख लिया था। अब हमें सीधा वहां से आगे बढ़ना है और चीजों को सीखना है। मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपके इन्फिनेटिव, एक जीरंड और एक पार्टिसिपल। तो सबसे पहले जो चीज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इन्फिनेटिव होता है वो वही एक्ट करता है किसकी तरह, एज अ नाउन। तो जो आपका इन्फिनेटिव होता है वो कैसे एक्ट करता है भाई, नाउन की तरह एक्ट करता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, अगर कोई चीज नाउन की तरह काम कर रही है तो वो आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगी और वो आपका मेरे भाई ऑब्जेक्ट भी बन जाएगी। अगर कोई चीज नाउन की तरह काम कर रही है तो भाई नाउन तो दो ही काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सेम इन्फिनेटिव के ये दो काम आप ध्यान रखिएगा। इन्फिनेटिव भी मेरे भाई ऐसा ही करता है, ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। अब आप जानते हो सब्जेक्ट तो किसी वर्ब का ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका वर्ब दो चीजों का होता है सेंटेंस के अंदर। एक तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों का ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव में 3 प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं। एक तो आपका होता है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज लेकिन आपको मैं बता दूं, केवल आप अगर मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ दो ही पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक तो आपको मेरे भाई फुल इन्फिनेटिव पढ़ना होता है, एक बियर इन्फिनेटिव पढ़ना होता है। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है। तो हम अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि ये फुल इन्फिनेटिव क्या होता है। फुल इन्फिनेटिव यानी इससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल इन्फिनेटिव जो होता है। आपको इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान रखना है। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट जो इसके बारे में ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि फुल इन्फिनेटिव भाई आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ करता है। वो ये करेगा, भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट एग्जामिनर आपकी इसका फायदा उठाता है। वो क्या करेगा, आपको यहां पे या तो थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा, तो भाई ये भी गलत हो जाएगी। कभी कभी क्या करता है, यहां पे आईएनजी वाली फॉर्म लगा के दे देता है, तो ये भी चीज गलत हो जाएगी। बट आप कहेंगे भैया जी हमने तो देखा है आईएनजी वाली फॉर्म भी लगी हुई। तो भाई ये एक केस में गलत भी होती है और ठीक भी होती है, लेकिन कब ठीक होगी कब गलत होगी उसका लॉजिक मैं अभी देता हूं। फिलहाल आप ये कोशिश करिएगा कि अगर टू आपका इन्फिनेटिव है तो इसके साथ ना तो थर्ड फॉर्म आएगी और ना आईएनजी वाली आएगी। तो अब आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न उठेगा कि भैया जी तो अभी तो आप कह रहे थे कि आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है टू के साथ, तो वो कब होगा वो समझो। जब मेरे भाई आपका जो ये टू होता है ना, ये ड्यूअल फंक्शन करता है। मतलब ड्यूअल फंक्शन का यानी ये आपका प्रेपो का काम भी करता है और ये आपका इन्फिनेटिव का काम भी करता है। तो जब ये ड्यूअल फंक्शन करता है तो भाई प्रेपो का काम भी ये कर लेता है और इन्फिनेटिव का भी कर लेता है। तो याद रखना, जब टू आपका इन्फिनेटिव का काम करेगा तो इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, ये चीज फिक्स है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगी जब वो इन्फिनेटिव का काम करेगा। लेकिन जब टू आपका प्रेपो का काम कर रहा होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेपो का बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम करता है कोई नाउन या प्रोनाउन। तो मेरे भाई जब टू आपका इन्फिनेटिव का काम कर रहा होगा तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब प्रेपो का काम कर रहा होगा तो इसके बाद अगर आपको वर्ब लगाने की जरूरत पड़ी तो मेरे भाई आप केवल किस फॉर्म में लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। यानी आप एक तरीके से इसके बाद जीरंड यूज करेंगे।
क्योंकि भाई आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, तो वो वर्बल नाउन जो होता है जीरेंड, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको यूज किया जाता है। तो आपने टू के बाद में आईएनजी देखी होगी और वो प्रेपो वाले केस में ठीक होती है, इन्फिनेटिव वाले केस में गलत हो जाएगी। अब आपको अंतर क्या याद रखना है, जब इन्फिनेटिव का काम या कर रहा होगा तब आईएनजी वाली फॉर्म मत लगाना, तब वो गलत हो जाएगी। लेकिन जब प्रेपो का काम कर रहा होगा तो मेरे भाई इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना, फिर ये गलत हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीज है, लेकिन इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी बात करते हैं फुल इन्फिनेटिव के बनने वाले पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि भाई इन्फिनेटिव जब नाउन का काम करते हैं तो ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि ये सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो है पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि भाई ये कैसे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखो जैसे मैंने लिखा टू एक्सरसाइज ये मैंने लिखा, और ऐसे ही मैं एक दो एग्जांपल और भी लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक और लिखा, चलो अब ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि अगर आपने इन दो एग्जाम्पल्स को समझ लिया तो आप इन्फिनेटिव का पहला जो कॉन्सेप्ट है या पहला जो यूज है वो आप आसानी से कर लोगे। कैसे भैया जी, समझो। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है। एक्सरसाइज नाउन भी होता है लेकिन ये वर्ब का काम भी करता है, तो यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, मतलब ये अपने आप में फुल इन्फिनेटिव बन गया। तो आप नोटिस करो, ये सब्जेक्ट की वर्ब है, ये मेरे भाई एडजेक्टिव है, ये फॉर प्रेपोजिशन है, और हेल्थ इज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप नोटिस करोगे मेरे भाई यहां पे वर्ब मौजूद है, केवल वर्ब मौजूद है, प्रेपो मौजूद है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट मौजूद है, और एक एडजेक्टिव मौजूद है। लेकिन सेंटेंस आप अच्छी तरीके से जानते हैं तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक मेरे भाई सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्मेशन ना हो। बट यहां तो केवल वर्ब ही मौजूद है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं अभी। तो सब्जेक्ट मेरे भाई कौन बनेगा, ये जो इन्फिनेटिव आपके पास है यही, क्योंकि आप जानते हैं ये नाउन की तरह काम करता है, और नाउन की तरह काम करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये इन्फिनेटिव है। तो मेरे भाई ये इन्फिनेटिव इस वर्ब का क्या है यहां पे, सब्जेक्ट। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी मेरे भाई आपका जो इन्फिनेटिव होगा ये सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। जो इन्फिनेटिव होता है ये कैसा होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपने लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग आपने इस वर्ब लगा दी और बता दिया गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। इसके अंदर हमने क्या देखा कि इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट आप नोटिस करो अगले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो कह रहा है टू ईट एप्पल्स आर गुड फॉर यू। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट, ये एप्पल्स फिर आपको दे रखा है, फिर आर आपको वर्ब दे रखी है, गुड फिर से एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपो, और यू उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई हम अभी देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ये बात तो तय है कि ये जो इन्फिनेटिव हमने लगा रखा है ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये एप्पल्स क्या है, ये प्रश्न हमारा बना कि भाई ये एप्पल्स क्या है। और यहां पे ये आर वर्ब लगा रखी है, तो ये किसके लिए आई है, किसके अकॉर्डिंग आई है। तो आप समझो यहां पर एक बात आपसे गड़बड़ कराने की कोशिश करता है एग्जामिनर,
वो ये कराने की कोशिश करता है, वो क्या करेगा, आपको यहां पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट लगा के दे देगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अब मैंने ये एप्पल्स वर्ड लिख दिया, अब कई सारे बच्चे इसको सब्जेक्ट मान के यहां आर वर्ब को ठीक कर रहे होंगे कि भाई एप्पल्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर लगा दो। नहीं मेरे भाई, ये गलत कर दोगे आप। अगर आपने इसको यहां पे सब्जेक्ट कंसीडर किया, अगर आप इस एप्पल को सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका ऑलरेडी इंफिनिटिव बन चुका है, तो ये दोबारा से सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा भाई। तो अब आप कहेंगे भैया जब ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। असल में दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो जीरंड और एक इंफिनिटिव। इन दोनों की खासियत होती है कि ये खुद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि खुद नाउन की तरह फंक्शन करते हैं ये, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों खुद से बन जाते हैं। तो इनके साथ में अगर आपको कोई और चीज दे दी लगा के, तो मेरे भाई वो इनका ऑब्जेक्ट बनता है। अब जैसे ये इंफिनिटिव आपको दे रखा है, ये तो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये जो एप्पल वर्ड लगाया है वो इस इंफिनिटिव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट का। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बात आपको नहीं बताई है कि भाई अगर कभी भी आपका सेंटेंस में आपको वर्ब लगाना हुआ, तो वो नॉट ज्यादातर केसेस में आप नोटिस करोगे आपको मेरे भाई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। आप मुझे बताओ, जनरल केसेस में जो वर्ब लगानी होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है या नहीं। तो मेरे भाई यहां पर तो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दे रहे हो। देखो ना, ये प्लूरल है तो आपने इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाई है। तो मेरे भाई जनरल केसेस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और मैंने कहा इंफिनिटिव तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो भाई सिंगुलर वर्ब आएगी, आर नहीं आएगा, इज आएगा। सिंपल, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा यहां पे। तो आपको ध्यान, देखो ये बात रखनी ही रखनी है, लेकिन असल में जो क्वेश्चन बनाने का काम करेगा एग्जामिनर वो इस सेकंड वाले पॉइंट से करेगा। वो क्या करेगा, इस इंफिनिटिव का आपको एक ऑब्जेक्ट दे देगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा के दे देगा। अब बच्चा क्या देखेगा कि वर्ब के पास में मतलब यही सब्जेक्ट है, लेकिन असल सब्जेक्ट वहां पे कौन होगा, ये इंफिनिटिव। तो आई होप कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। दो एग्जांपल की मदद से मैंने इंफिनिटिव के इस पहले यूज को समझाने की कोशिश की कि इंफिनिटिव आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि वो नाउन की तरह एक्ट करता है। चलो अब हम इसके सेकंड वाले पॉइंट को देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसके सेकंड वाले पॉइंट को। सेकंड वाले पॉइंट में जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि भाई जैसे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो ऐसे तो नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। इसका मतलब इसका सेकंड पॉइंट जो है वो मेरे भाई वो काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। यानी अब ये जो काम करेगा इंफिनिटिव आपका, वो एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है ये, एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा उसको हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से देखना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा he wants to work, और अगर हम बात करें वर्क मत लिखो, ईट वगैरह के सेंस में लिखो, थोड़ा सा इजी सा लेते हैं, बढ़िया सा। मैंने लिखा ही वांट टू वर्क, ही वांट टू ईट दिस मैंगो। सरल सा एग्जांपल लेते हैं पहला। ऐसे ही मैंने लिखा इट सीम्स टू बी हैप्पी। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अच्छा, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल की मदद से आप बस इतनी चीज समझने की कोशिश करो। अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जामिनर बस गड़बड़ यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्या करा सकता है। मैंने जो बात यहां लिखी हुई है सारी बातें पहले ही बता दी हैं, बस यही गड़बड़ करा सकता है, इसके अलावा और कोई गड़बड़ नहीं कराएगा। जब भी वो इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेगा तो गड़बड़ बस यही करा सकता है, इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं कराएगा। देखो क्या, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे देखो कह रहा है ही वॉन्ट्स टू ईट दिस मैंगो। यहां पे टू ईट आपका इन्फिनिटिव दे रखा है, यहां पे टू बी आपका इन्फिनिटिव दे रखा है। बट आप नोटिस करो, क्या मेरे भाई इन पर सब एक तरीके से किसी चीज का कोई असर पड़ रहा है? भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन क्या इन्फिनिटिव पे कोई असर पड़ा? अगर मैं यहां प्लूरल सब्जेक्ट भी रख देता तब भी ये ऐसा ही रहना था। यहां पे देखो टेंस प्रेजेंट में है तो इस पे कोई असर पड़ा क्या? नहीं। अगर मैं पास्ट में रख देता तब भी कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरे भाई इन्फिनिटिव पे क्या होता है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मैंने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब पे ना तो कोई सब्जेक्ट का असर पड़ता है, ना मेरे भाई किसी टेंस का असर पड़ता है। वो फिक्स है अपने आप में। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही रहेगी, चाहे आप प्रेजेंट में यूज करो, पास्ट में यूज करो, या मेरे भाई फ्यूचर में यूज करो। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे टू ईट अपने आप में फिक्स है।
तो मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू ईट। अब आप नोटिस करो, ये ईट तो आपका टू ईट तो हो गया इन्फिनेटिव, लेकिन ये दिस मैंगो क्या है फिर यहां पे? तो आप कहेंगे भैया ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा भाई? आप एक बात बताओ, आपने ये वांट्स वर्ब लगाई तो वर्ब के पास तो इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव है तो मेरे भाई मैंने क्या कहा, इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये इन्फिनेटिव तो है, लेकिन ये यहां पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वो भी किसके लिए? इस वर्ब के लिए। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो इन्फिनेटिव हो गया, तो फिर ये दिस मैंगो क्या कर रहा है यहां पे? मेरे भाई क्या कहा था अभी कि इन्फिनेटिव के लिए भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया जाएगा उसके लिए भी। तो यहां पे इन्फिनेटिव के बारे में बात है ये, यानी कि ये इन्फिनेटिव के लिए मेरे भाई क्या है, आपका इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो बोल रहा है ही वांट्स टू ईट, वह खाना चाहता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया क्या खाना चाहता है, व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो वो व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई बनेगा, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे व्हाट का रिप्लाई बन रहा है या नहीं, बताओ ये। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल बन रहा है, इसका मतलब ये यहां पे ऑब्जेक्ट है। ही वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना चाहता है। आपके दिमाग में तुरंत आया क्या खाना चाहता है भाई, तो वो आपका मैंगो खाना चाहता है। तो यहां पे ये मेरे भाई इस इंफिनिटिव का भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसका, इस इंफिनिटिव का। ये चीज आपको समझनी है। आगे देखो इस वाले में कह रहे इट सीम्स टू बी हैप्पी। अब यहां पे आप नोटिस करो ये टू बी इंफिनिटिव है, तो ये सीम्स वर्ब के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैंने इंफिनिटिव में पहले दिखाया सब्जेक्ट की तरह काम करते हुए, अब यहां ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहां ये जो हैप्पी वर्ड है ये क्या है? अब कई सारे बच्चे तुरंत एकदम से जवाब देंगे भैया जी ये तो ऑब्जेक्ट है, अभी तो आपने बताया था कि ये सीम्स के लिए इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये इंफिनिटिव है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैप्पी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंफिनिटिव का। नहीं, गलत बात है। आप मुझे बताओ क्या मैंने अभी आपको ये बात नहीं बताई थी कि मेरे भाई कुछ आप समझो, जब ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो ये पूरे सारे वो काम करेगा ना जो नाउन कर सकता है, और इस पर सारी संक्रियाएं भी वो हो जाएंगी जो नाउन पे होती हैं। तो सेम काम क्या यहां पे नहीं हो रहा है? देखो आप मुझे बताओ, ही इट सीम्स टू बी, वो ऐसा लग रहा है, ये चीज ऐसी लग रही है जैसे कि बहुत खुश हो। तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट जो आपको इंफिनिटिव दे रखा है, ये इंफिनिटिव के बारे में जो ये हैप्पी वर्ड है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोस्त इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मतलब ये वर्ड यहां पे एडजेक्टिव है, सीधी सीधी बात। और एडजेक्टिव को आप ऑब्जेक्ट बना दे रहे हो, बताओ यार। यानी सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चन पूछ लिया तब तो तुम फंस जाओगे आइडेंटिफिकेशन के मामले में। यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त, यहां पर ये जो है इसके लिए किसका काम कर रहा है, तो भाई इस इंफिनिटिव के लिए ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई वो कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। समझ पा रहे हो ना, इंफॉर्मेशन है यहां पे इसके बारे में, और इंफॉर्मेशन है तो सीधे सीधे एडजेक्टिव है, बात खत्म। समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ के चलनी है। यहां पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए फुल इन्फिनिटिव के, जिसमें पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो इन्फिनिटिव होता है वो आपका किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। फुल इन्फिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि इन्फिनिटिव के साथ एग्जामिनर जब एक्स्ट्रा वर्ड लगा के देता है तब बच्चा फंसता है वहां पे। तो आपको याद रखना है वो जो वर्ड ऐड करेगा वो उस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट ही होगा, यानी जो मेन चीजें आएंगी वो आएंगी इन्फिनिटिव के अनुसार। अब चूंकि इन्फिनिटिव सिंगुलर होता है तो भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी हमेशा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और इसमें है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेयर इन्फिनिटिव और इसका कंपैरिजन का है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको समझिए थोड़ा सा। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो मेरे भाई इसी फुल इन्फिनिटिव के बारे में है, और वो ऐसा है, होता क्या है, एक आपका हाउ के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप याद रखना कभी भी सेंटेंस में हाउ नजर आए तो एग्जामिनर हो सकता है कि यहां पे इसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के दे दे, ये लगा के दे दे, या हो सकता है कि आपको नॉर्मल मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दे, लेकिन ये दोनों ही चीजें इसके तुरंत बाद गलत हो जाएंगी। या हो सकता है इसको पूरा ही स्किप कर दे, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, या कुछ भी लगा के ना दे, ऐसे भी समझ सकते हो सकता है कुछ भी लगा के ना दे, तो ये चीजें अपने आप में क्या होंगी, गलत होंगी। आप जब भी देखेंगे सेंटेंस के अंदर हाउ, तो आपको तुरंत बताना होगा कि वो चीज कैसे हो रही है। तो मेरे भाई हाउ के बाद जब आप यूज करेंगे तो हमेशा इसके बाद जो यूज किया जाएगा वो फुल इन्फिनिटिव यूज किया जाएगा।
ये एक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, जिसको आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो हाउ के बाद हमेशा जो यूज किया जाएगा वो फुल इंफिनिटिव यूज किया जाएगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे यूज करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, आई डोंट नो, और फिर मैंने लिखा हाउ प्लेइंग क्रिकेट। जरा बताओ क्या ठीक है ये? ऐसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू नो हाउ टू प्लेइंग दिस गेम। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर जरा मुझे देखकर बताओ क्या कुछ गड़बड़ है? तो आप कहेंगे भैया जी समझो, कह रहे आई डोंट नो हाउ प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैंने कहा था हाउ अगर आपको दे दिया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगी नहीं, यही लगा के दे रखी है, हटा दो इसको। तो अब इसकी जगह क्या आएगा? तो मैंने कहा कोई सी भी वर्ब की फॉर्म दे रखी हो या नहीं भी दे रखी हो, तब भी आपको क्या यूज करना होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपको यूज करना होगा फुल इंफिनिटिव। तो यहां पे प्लेइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? टू प्ले आएगा। समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही मेरे भाई यहां देखो, अब यहां एग्जामिनर ने टू इंफिनिटिव तो यूज किया, लेकिन उसके बाद क्या यूज कर दिया? प्लेइंग। तो ये तो गलत हो गया भाई। हमने क्या कहा था कि हाउ यूज होगा तो उसके तुरंत बाद आपको बताना होगा कैसे वो चीज हुई। तो आप मेरे भाई यहां पे मैनर पूछ रहे हैं, तो यहां पे आपको इंफिनिटिव लगाना पड़ेगा, वो भी फुल वाला। तो प्लेइंग नहीं आएगा, यहां पर भी क्या आएगा? प्ले आएगा। सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो हाउ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसे ही गड़बड़ करके देगा। वो हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दे, या हो सकता है आईएनजी वाली लगा के दे दे, या हो सकता है इंफिनिटिव तो लगा के दे लेकिन उसके साथ आईएनजी लगा के दे दे, या थर्ड फॉर्म लगा के दे दे। तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट में एक एक बात लिखी हुई है, अच्छी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ी सी बेयर इन्फिनिटिव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज मेरे भाई चीजें दिक्कत हो जाएंगी। तो हम अब इन्फिनिटिव चेंज कर रहे हैं, बाद में हम इनकी लड़ाइयां लड़वा देंगे। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? और इस बात के लिए भाई समझने थोड़ा से, ये जो लड़ाइयां लड़वाने वाला शब्द है ये थोड़ा सा गुरुजी के उससे आ गया है हमारे अंदर, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा अवॉइड करेंगे उस चीज को। ये लड़ाइयां लड़वाने वाला शब्द है ना, ये हमारे जो जयदीप भैया जी हैं वो यूज करते थे जब हम उनसे बैच में पढ़ते थे, तो वो यूज करते थे ये वाला वर्ड कि अब चलो इनकी लड़ाइयां लड़वाते हैं। तो वहीं से हमारे माइंड में भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आ जाता है। फिलहाल बहुत ही गौरव की बात है कि हमने उनसे इंग्लिश सीखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो अब हम मेरे भाई जो है चीजों में आगे बढ़ेंगे, और अब हम सेकंड टाइप का इन्फिनिटिव देखेंगे जो कि होता है बेयर इन्फिनिटिव। अब हम बेयर इन्फिनिटिव के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेयर इन्फिनिटिव होता क्या है। तो भाई बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं अकेले नजर आ रही है और उस पर मेरे भाई टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा और आपका सब्जेक्ट का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो तुरंत समझ जाओ कि वो अपने आप में क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अगर आपका बेयर इन्फिनिटिव होगा वहां पे, तो मेरे भाई उस पर टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही ये है। बस आपको ये बात पहली पता होनी चाहिए कि बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो बेयर इन्फिनिटिव के बारे में देखते हैं चीजों को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेयर इन्फिनिटिव के जो यूज आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बेयर इन्फिनिटिव में हम करेंगे वो करेंगे पार्शियल मॉडल का। यानी बेयर इन्फिनिटिव का सबसे पहला यूज जो होता है पार्शियल मॉडल के साथ होता है। ठीक है ना? पार्शियल मॉडल के साथ जो आप यूज करते हैं वो मेरे भाई एक तरीके से आप यूज करेंगे बेयर इन्फिनिटिव का। एग्जामिनर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा के दे सकता है, एग्जामिनर आपको उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा के दे सकता है, बट वो नहीं आएंगी। तो अगर हम बात करें ये होते कौन कौन सी हैं, तो पार्शियल मॉडल वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं, बाकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं,
आपने देखा होगा हैड बेटर, ऐसे ही आपने सुना होगा वुड रैदर, ऐसे ही आपने सुना होगा वुड शूनर। ठीक है, और भी होती हैं। तो फिलहाल आप ये तीन से समझो, ये तीनों की तीनों जो मैंने लिखी हैं ये अपने आप में पार्शियल मॉडल की कैटेगरी में आती हैं। अब आपको मान लो इनके बाद मेरे भाई लगाना है क्या, इन्फिनेटिव, तो कौन सा आएगा? तो एग्जामिनर आपको इनके बाद हो सकता है कि मेरे भाई ध्यान से समझना, इनके सभी के बाद जितनी भी आपकी पार्शियल मॉडल होती हैं सभी के बाद आप लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव। यानी फिक्स है सभी के बाद आपको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है सभी के बाद। ठीक है, सभी के बाद आपको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट एग्जामिनर क्या करके देगा, एग्जामिनर हो सकता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के दे दे इसके बाद, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। हो सकता है आपको थर्ड फॉर्म लगा के दे दे, ये भी गलत हो जाएगी। या हो सकता है कि आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दे, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में छाप लो कि भाई पार्शियल मॉडल के साथ जो आप इन्फिनेटिव यूज करते हो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। बट एग्जामिनर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के देगा, थर्ड फॉर्म लगा के देगा या इन्फिनेटिव लगा के देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज आपको देखने को मिलेगी, जो एग्जामिनर गलती कराएगा वो इससे कराएगा, यानी वो फुल इन्फिनेटिव लगा के देता है, बट लगाना आपको क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखते हैं भाई इसके। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। मैंने लिखा पहला, यू वुड rather to go there, ऐसे ही मैंने लिखा she had better playing here। बस ये दो एग्जांपल की मदद से समझो। अगर आप नोटिस करोगे तो क्या वही गड़बड़े नहीं है जो मैंने आपको बताई है, बट नॉर्मली बच्चा इनको पढ़ता है तो उसको लगता है कि यार ठीक तो है। यहां पे कह रहा है यू वुड रैदर टू गो देयर, अब बच्चे को पढ़ने में ठीक लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आप देखो कि ये वुड रैदर अपने आप में पार्शियल मॉडल है, हैड बेटर अपने आप में पार्शियल मॉडल है, और मैंने कहा था पार्शियल मॉडल कभी भी आएगी तो उसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। तो भाई आपने तो यहां फुल इंफिनिटिव लगा दिया, आपने तो यहां जीरंड लगा दी, तो ये तो गलत हो गए। यानी आंसर यहां पे ये नहीं आएगा, आपको गो लगाना पड़ेगा, बेयर इंफिनिटिव। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मेरे भाई जो लगाना होगा वो प्ले लगाना होगा, प्ले। बट यहां पे एग्जामिनर ने क्या लगा के दे दिया, प्लेइंग, तो ये भी गलत है। अच्छा, अब एग्जामिनर और छोटी छोटी गलतियां कराएगा, वो ये कराएगा, अब वो क्या करेगा देखो, अगर मान लो उसने ऐसा करके दे भी दिया तो वो ये देखेगा कि यहां पे यू है, और आप जानते हो कि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम करता है। अब यहां पे ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसमें तो गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन सी वाले में एक गड़बड़ और कर सकता है। हो सकता है एग्जामिनर फर्स्ट फॉर्म तो लगा के दे लेकिन उसमें एस या ईएस लगा के दे दे, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि समझो भाई, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपने केवल प्ले लिखा तो ये आई तो इस सी के लिए ही है, लेकिन यहां पर ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रही है क्योंकि ये बेयर इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आपने इसमें एस या ईएस लगाया तो मेरे भाई अब ये इंफिनिटिव नहीं रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया मतलब अब इंफिनिटिव वाला काम खत्म। अब तो ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग चलने लगी, और टेंस के अकॉर्डिंग चलने लगी तो फाइनाइट वर्ब बन गई। फाइनाइट वर्ब के अंदर इंफिनिटिव थोड़े ना आते हैं, तो एग्जामिनर अगर प्लेस करके दे देगा तब भी गलत है। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो, बेयर इंफिनिटिव आएगा सेमी मॉडल्स के बाद में, जिन्हें हम पार्शियल मॉडल भी नाम देते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अपने माइंड में इसको फिट रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं मेरे भाई। दो चीजें और होती हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। बेयर इंफिनिटिव का पहला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। बस आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेयर इंफिनिटिव का, जल्दी से फिंगर टिप्स पे लेके आओ। बेयर इंफिनिटिव का पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि भाई पार्शियल मॉडल के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, बात खत्म। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेयर इन्फिनेटिव का ही एक कॉन्सेप्ट है और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो और कहां आता है। तो देखो दो वर्ड आपके और होते हैं। जैसे हमने देखा कि हाउ अगर वर्ड आ रहा था तो हम इसके साथ क्या यूज कर रहे थे, फुल इन्फिनेटिव यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, फुल इन्फिनेटिव यूज कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे भाई जो हम यूज करेंगे वो दो वर्ड और होते हैं। एक तो होता है वाई और एक होता है मेरे भाई वाई नॉट। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड के साथ, इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। कभी भी आपको देखो दो तरीके के डिवाइड आप कर लो। बेयर इन्फिनेटिव का यूज करोगे जब वाई और वाई नॉट में से कोई एक दे रखा हो सेंटेंस में। हाउ अगर दे रखा होगा तो आप फुल इन्फिनेटिव का यूज करोगे। सिंपल सा पॉइंट है, माइंड में क्लियर रखना। अब हम बात करते हैं भाई, देखते हैं किस तरीके से एग्जामिनर गलती कराएगा। तो देखो मैंने कहा अगर आपको स्टेटमेंट में वाई नजर आ गया तो आपको सीधे सीधे इसके साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात खत्म, सीधे बेयर इन्फिनेटिव अप्लाई। अगर आपको वाई नॉट दिख गया तब भी आपको सीधे सीधे क्या अप्लाई करना है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, एग्जामिनर गलती कराएगा। वो क्या करेगा, हो सकता है कि आपको SAIS वाली फॉर्म दे दे तो वो भी गलत, हो सकता है ING लगा के दे दे तो वो भी गलत, या हो सकता है थर्ड फॉर्म लगा के दे दे तो वो भी गलत। तो ये चीजें गलत हो जाएंगी अपने आप में। चलिए भाई, तो बेयर इन्फिनेटिव के इसके एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने रख ही दिया है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने लिखा मैंने वाई नॉट टू गो आउटसाइड इन डार्क। भाई अंधेरे में बाहर क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना अंधेरे में बाहर, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो क्या वही चीज आपको नजर नहीं आ रही है भाई। यहां पे अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे आपको नजर आएगा, अच्छा गॉट लिख गया क्या, गो लिखना है भाई, ये लिखना था। तो कह रहा है व्हाई नॉट टू गो आउटसाइड इन डार्क, ये चीज बोल रहा है। तो आप मुझे जरा देखकर एक बात बताओ यहां पे सीधे सीधे कि भाई यहां पे आप नोटिस करोगे तो व्हाई नॉट आया। मैंने क्या बताया था, वाई या फिर वाई नॉट में से कोई एक भी अगर आ गया तो इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बट आप नोटिस करो यहां पे वाई नॉट दे रखा है तो आपने तो फुल इन्फिनेटिव लगा दिया, तो ये चीज गलत हो जाएगी, इसमें आएगा बेयर इन्फिनेटिव। तो आप गो लगाएंगे। बट हो सकता है कल को एग्जामिनर इसमें गोइंग करके दे दे, वाई नॉट गोइंग आउटसाइड इन डार्क, तो मेरे भाई गोइंग भी गलत हो जाएगा। आपको सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, चाहे वाई की बात हो या वाई नॉट की बात हो, आएगा तो दोनों के साथ बेयर इन्फिनिटिव, बात खत्म। तो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सीधे सीधे आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। जब हाउ यूज हो रहा होगा तो फुल इन्फिनिटिव आएगा। देखो बार बार बता रहा हूं क्योंकि याद रखने वाली चीज है। हाउ अगर यूज हो रहा होगा तब आपका फुल इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन वाई और वाई नॉट होगा तो उस केस में मेरे भाई आपका बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बात खत्म। सीधी सी बात है, आराम से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, अब हम बेयर इन्फिनेटिव का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आएगा। वो ये है कि कुछ वर्ब्स होती हैं आपकी, ध्यान से समझिएगा, कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ हम क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझना। कुछ वर्ब होती हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे जो मैं कॉन्सेप्ट अब लिखने वाला हूं, सम वर्ब्स in which we should always use बेयर इन्फिनेटिव। यानी उनका अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो आपको बेयर इन्फिनेटिव ही यूज करना होगा, आप ये मान के चलो। तो ये एक बात हमारी लिखी हुई है, मैंने लिखा है सम वर्ब्स इन विच वी ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव, यानी कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ हमें हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाना होता है। तो कौन सी वर्ब होती है वो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ वर्ब जैसे स्पेशली हैं आपकी
जैसे आपकी अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपकी फील हो गई, ऐसे ही आपकी सी हो गई, ऐसे ही आपकी वॉच हो गई, ऐसे ही आपकी हेयर हो गई, तो ये कुछ वर्ब होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक वर्ब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, हेल्प, वो उसके साथ दोनों आ जाते हैं, उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव भी आता है, उसके साथ फुल इन्फिनिटिव भी आता है। तो हेल्प को मैं अलग से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप यहां पे समझो, मैंने कहा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो जैसे फील हो गई, सी हो गई, वॉच हो गई, आपका हेयर हो गई, तो ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, हमेशा ही हमेशा इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, हमेशा ही इनके बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। और भी होती है, तो उनको भी लिख लो, एक तो नोटिस होती है और एक मेक होती है। तो ये सारी की सारी आपकी हो गई जिनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार बनाता रहता है। तो ये लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बाकी हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेंगी। तो देखो, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा यहां पे स्ट्रक्चर जो आपका बनाएगा, तो आपको क्या करेगा, इनमें से कोई एक वर्ब लिख देगा मान लो, फिर आपको क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट लिख के दे देगा, और फिर इसके तुरंत बाद लगा देगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप समझो, अगर इनमें से चारों में से कोई सी भी वर्ब आई और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप उस केस में मेरे भाई टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हमेशा क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो वो क्या होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस, इनके बाद जो आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई सॉ हिम टू वॉच अ मूवी। तो मैंने लिखा कि भाई मैंने उसे देखा एक मूवी देखते हुए, ऐसे लिखा। बट अब नोटिस करो, आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा इस एग्जांपल के अंदर कि भाई यहां पे 100 आपको वर्ब दे रखी है और उसके बाद हिम उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। लेकिन आप नोटिस करो, मैंने क्या कहा था कि अगर इन चारों में से कोई सी भी वर्ब आई तो मेरे भाई उसके बाद आप जो है, ये जो एक तरीके से आप इन्फिनेटिव लगा रहे हो फुल वाला, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहां पे 100 वर्ब दे रखी है, क्या हमारी लिस्ट के अंदर इंक्लूड है? जी बिल्कुल इंक्लूड है। तो यहां पे जो आप ये लगा रहे हो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना होगा। तो यहां पे वॉच आएगा, ना कि मेरे भाई टू वॉच। तो हम बोलेंगे आई सॉ हिम वॉच अ मूवी, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आपको इसके पास मेरे भाई क्या लगाना होगा, सीधे सीधे आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना होगा। तो यहां पे आप वॉच अप्लाई करेंगे, ना कि टू वॉच, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं नॉर्मली, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इनको। लेकिन आपके माइंड में एक चीज और आएगी कि भैया जी चलो ये तो ऐसी बात हो गई, ये तो हमने कर लिया, लेकिन और कोई कॉन्सेप्ट बनता है क्या यहां से, कोई और तरीके का क्वेश्चन? तो मेरे भाई बिल्कुल बनता है, वो मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, ये तो नॉर्मल टाइप का हो गया, लेकिन एक जो है वो डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है। तो वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूं, मैंने लिखा ही मेड मी टू लाफ। भाई उसने मुझे हंसा दिया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल उसने मुझे हंसा दिया। तो अगर आप नोटिस करोगे, मेड, क्या ये हमारी लिस्ट में शामिल है? तो आप कहेंगे भैया मेक की सेकंड फॉर्म है, तो बिल्कुल हमारी लिस्ट में शामिल है। इसके साथ तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, देखो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, अब यहां बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, तो वहां पे लाफ नहीं आएगा, टू लाफ नहीं आएगा, लाफ आएगा केवल ये। ठीक है, तो ये गलती थी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा लास्ट पॉइंट जो आज का सीखने वाला है, वो हम लोग सीखते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट आज का सीखने वाला है। तो वो लास्ट पॉइंट क्या है? वो लास्ट पॉइंट ये है कि आप इसमें नोटिस कर पा रहे होगे, कुछ वर्ब इसमें दे रखी हैं, लेकिन होता क्या है, मेरी बात समझना, सारी वर्ब इसमें ऐसी नहीं है जो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव में ही यूज होंगी। कुछ वर्ब ऐसी भी हैं इसके अंदर जिनको मेरे भाई आप यूज तो करोगे बेयर इन्फिनेटिव के अंदर, लेकिन उनका कुछ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेंज भी हो जाता है। वो ये होता है, जैसे क्या होता है, पैसिव वॉइस अगर अप्लाई हो गया, ध्यान से ये पॉइंट नोट करना, अगर पैसिव वॉइस अप्लाई हो गया, अगर पैसिव वॉइस हुआ तो क्या करेंगे उस केस में? अगर पैसिव वॉइस हुआ तो मेरे भाई होगा ये कि इसमें से आपको वर्ब दे रखी होगी, जैसे मैंने सी के साथ में ले लिया मान लो, तो आपको पैसिव वॉइस अगर दे रखा है तो सी के साथ में आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा नॉर्मली, जैसे अभी हम देख रहे थे। तो उसके बाद भी आपको क्या करेगा, एग्जामिनर बेयर इन्फिनेटिव लगा के देगा।
अब बच्चा क्या होता है, बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होता है, तो वो ये रटता है कि अरे भाई इन वर्ब के बाद तो बेयर इन्फिनिटिव ही आएगा हमेशा, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस के केस में ये चीज थोड़ी सी पलट जाती है। उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये सी वर्ब आपको पैसिव में लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, पैसिव में, तो उस केस में यहां पे आप बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है, उस केस में आप बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे। उस केस में आपको जो यहां लगाना होगा वो मेरे भाई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, जिसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली अगर दे रखी है, एक्टिव वॉइस में दे रखी है, बेयर इन्फिनिटिव अप्लाई करना, लेकिन अगर पैसिव में दे दी तो मेरे भाई फिर आपको सीधे सीधे इनके साथ क्या करना होगा, फिर आपको फुल इन्फिनिटिव अप्लाई करना होगा। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट छोटा सा है, लेकिन इसको समझिएगा बढ़िया तरीके से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं मेरे भाई, यहां पे देखिए, मैं यहां पे बताता हूं एग्जांपल इसके, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा और फिर मैंने यहां पे लिख दिया गो टू द पार्क। अब जरा आप नोटिस करो और मुझे बताओ, क्या इसमें सारी चीजें ठीक लिखी हुई हैं? आप जरा इसमें मुझे देख के बताओ, क्या सारी चीजें ठीक लिखी हुई हैं? तो आप कहेंगे भैया जी समझो, अगर हम बात करें तो यहां पे कह रहा है आई वॉज सीन हर गो टू द पार्क, बट लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई आप यहां पे देखो सीन वर्ब तो दे रखी है आपको, यानी लिस्ट वाली तो है, और इसके साथ वेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो आपने ये गो भी लगा दिया, चलो समझ में आ रही है बात। लेकिन आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, सीन वर्ब दे रखी है ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये पैसिव में दे रखी है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बना तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस होता है। तो भाई जब ये वर्ब आपको पैसिव में दे रखी है तो इसके साथ जाहिर सी बात है कि आपको अब मेरे भाई बेयर इन्फिनिटिव अप्लाई नहीं करना होगा, अब आप फुल इन्फिनिटिव अप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसे लिखना होगा टू गो टू द पार्क, सीधे बोलोगे तो आई वॉज सीन हर टू गो टू द पार्क, ये बोलेंगे। बट लेकिन एग्जामिनर आपको गो लगा के देगा, क्यों? क्योंकि वो जानता है ना बच्चा कॉन्सेप्ट रटा हुआ बैठा होगा, ये चीज वो जानता है, तो वो गड़बड़ कराएगा आपसे ये। तो फिलहाल ध्यान रखना, अगर एक्टिव वॉइस में नॉर्मली स्टेटमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस हो गई तो मेरे भाई बात बदल जाएगी, पैसिव वॉइस के अंदर बात बदल जाएगी। तो ये छोटा सा आपको डिफरेंस याद रखना है, बेयर इन्फिनिटिव और अगर हम बात करें फुल इन्फिनिटिव के जो डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। वो आपको सीधे सीधे एक्टिव पैसिव में डिफरेंस करवाना चाह रहा होगा वहां पे, बस आप ये डिफरेंस क्लियर रखना। बाकी मेरे भाई आप आसानी से बेयर इन्फिनिटिव और अगर हम बात करें तो इनसे बनने वाले क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हमारा जो था इन्फिनेटिव वाला पार्ट था। हालांकि मैंने कहा था परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें मेरे भाई वो एकेडमिक पर्पस से है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा खास पूछा नहीं जाता कभी भी, वो यूज होता है लेकिन उसको उतना ज्यादा यूज नहीं करते। एकेडमिक पर्पस से सीखना ठीक है वो, लेकिन कंपटीशन में अभी तक उसका उतना ज्यादा यूज देखने को मिला नहीं है, तो इसीलिए हम उसको स्किप करेंगे। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल पढ़ा देंगे, परेशान नहीं होना है। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों प्रकार के इन्फिनेटिव बता दिए कि भाई आपका फुल इन्फिनेटिव कैसे काम करता है, बेयर इन्फिनेटिव कैसे काम करता है, कहां कहां हम इसको लगा सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो अब हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में जीरंड को पकड़ेंगे और पूरी तरीके से उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि जीरंड क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।